डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू, आज आपको खंडित श्रेणी के बारे में, ये खंडित श्रेणी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे पहचान करते हैं हम, खंडित श्रेणी का क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, खंडित श्रेणी का व्यक्तिगत श्रेणी यदि दी हुई है तो किस प्रकार उसको हम खंडित श्रेणी में बदल सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में बताया था। जब हमारे पास में जो हमारा अनुसंधान करता है, अपनी समस्या से संबंधित समूह को एकत्रित करता है, वह सीमित संख्या में है, यानी उसका एरिया छोटा है, समूह कम है, तो व्यक्तिगत श्रेणी का उपयोग कर सकता है। जैसे मैं अपनी क्लास का उदाहरण लूँ, क्लास में मेरे सामने 20 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 20 विद्यार्थियों की तो मैं व्यक्तिगत श्रेणी बना सकता हूँ। लेकिन यदि ये मेरे पास में 2000 विद्यार्थी हों, पूरी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे संबंधित डेटा मेरे पास में है, तो उनके आधार पर यदि व्यक्तिगत श्रेणी बनाऊंगा तो श्रेणी में समय अधिक लगेगा और परिणाम हमारे कन्फ्यूजिंग भी हो सकते हैं। इसलिए वहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी का उपयोग नहीं किया जाता। हम खंडित श्रेणी का उपयोग करते हैं जब हमारा एरिया तुलनात्मक से बड़ा हो, उनमें विविधता अधिक हो। खंडित श्रेणी के अंतर्गत जो हमारे चर मूल्य हैं, इनकी लगातार कई बार पुनरावृत्ति होती है। इस पुनरावृत्ति के कारण ही हम खंडित श्रेणी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको पहले बताया था यदि पुनरावृत्ति होती है और व्यक्तिगत श्रेणी बनाते हैं तो जितनी बार वो पुनरावृत्ति उस संख्या की हुई है उतनी बार पृथक रूप से लिखी जाएगी। लेकिन खंडित श्रेणी में वो पृथक रूप से नहीं लिखी जाती है, ग्रुप बनाकर लिखते हैं। खंडित श्रेणी में जो चर मूल्य उनका माप निश्चित होता है और उनकी आवृत्ति भी निश्चित हो उसके अनुसार तय होती है। जैसे मैं कहूँ परिवार में बच्चों की संख्या, ऐसे परिवार जिनमें कोई बच्चा नहीं है यानी 0 संख्या होगी, उनमें परिवार कितने काउंट कर सकते हैं हम। हमको पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे परिवार जिनके कोई बच्चा नहीं है, 5 लिखा हुआ है, 5 परिवार हैं कुल मेरे पास में जो रिसर्च की मैंने, तो मैं 0 के सामने 5 लिख दूँगा। तो जितनी बार वो पुनरावृत्ति हुई है वह हमारी आवृत्ति कहलाती है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। यदि परिवार में एक बच्चा है, उनकी संख्या 10 है, तो हम लिख देंगे 1 के सामने 10, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 10 और उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 1, उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 10। दूसरी विशेषता और देखिएगा, एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में अंतर निश्चित होता है जो हमारा चर मूल्य है। जैसे बच्चों की संख्या ली, बच्चों की संख्या 0 के बाद में बच्चा 1 होगा तो 1 ही होगा, ये तो नहीं कह सकते 1.2 बच्चे हैं, यानी ये अंतर निश्चित होगा। 0 के बाद में 1 हो सकता है, 0 के बाद 2 भी आ जाए, हो सकता है 0 के बाद में 5 आ जाए, लेकिन अंतर निश्चित होगा। तो ऐसी कोई श्रेणी होगी तो हम कहते हैं वह श्रेणी हमारी खंडित श्रेणी होगी। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया यहाँ पर कि परिवार में नंबर ऑफ फैमिली यदि दी हुई है और उनकी बच्चों की संख्या दी हुई है तो ये खंडित श्रेणी होगी। रन स्कोर और नंबर ऑफ मैच प्लेट दिया हुआ है तो ये खंडित श्रेणी होगी। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, वेजेज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। इनके साथ ये 2 सूचनाओं के साथ साथ यदि जो ऊपर बात बताइए मैंने आपको, एक चर मूल्य का माप निश्चित होता है और एक चर मूल्य से दूसरे चर मूल्य में अंतर होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यानी इस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत x मूल्य यानी चर मूल्य भी होगा, उसकी पुनरावृत्ति f यानी फ्रीक्वेंसी भी होगी। यानी हर श्रेणी में मिनिमम 2 कॉलम होंगे, एक x का होगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी का होगा।
जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में केवल एक्स मूल्य होता है। तो दूसरा कॉलम सीरियल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है या नेम दिए हुए हैं, ये केवल पहचान के लिए होते हैं। ये श्रेणी को किसी प्रकार जब हम गणना करते हैं तो उनका उपयोग नहीं होता। लेकिन यहाँ पर खंडित श्रेणी के अंतर्गत इन दोनों कॉलम का उपयोग होगा, एक्स का भी उपयोग होगा और फ्रीक्वेंसी का भी उपयोग होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पर, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मार्क्स 0, 2, 4, 6, 8 और 10, और दूसरा कॉलम दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1, 5, 10, 2, 1, 1 और टोटल दिया हुआ 20। यानी 20 विद्यार्थियों के मार्क्स हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको हमने श्रेणी में लिखा है। तो 0 नंबर जिन विद्यार्थियों के आए वह 1 विद्यार्थी है, जिनके 2 नंबर आए ऐसे 5 विद्यार्थी हैं, जिनके 4 नंबर आए ऐसे 10 विद्यार्थी हैं, जिनके 6 नंबर आए ऐसे 2 विद्यार्थी हैं, जिसके 8 नंबर आए 1 विद्यार्थी और जिसका 10 नंबर आए वो भी 1 विद्यार्थी हमारे पास में है। तो यहाँ पर देखिएगा मार्क्स निश्चित है 0, 2, 4, 6, 8 और 10। इनमें अंतर भी निश्चित है, 0 के बाद में 2, यानी कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसके 0 से 2 के बीच में कोई नंबर हो, यानी 1 नंबर जिसने अंक मिला है ऐसा विद्यार्थी हमारे पास में नहीं है। 2 से 4 या 3 नंबर वाला कोई विद्यार्थी नहीं है, 5 नंबर वाला कोई विद्यार्थी नहीं है, 7 नंबर वाला कोई विद्यार्थी नहीं है, 9 नंबर वाला कोई विद्यार्थी हमारे पास में नहीं है। हमारे पास जो 20 विद्यार्थी थे उस 20 विद्यार्थियों के हमने अंक यहाँ पर लिख दिए हैं। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी बच्चों की संख्या और उन परिवारों की संख्या जिनमें ये बच्चे हैं। जिनमें 0 बच्चे हैं, यानी जिनके पेरेंट्स के पास में कोई बच्चा नहीं है परिवार में, ऐसे 10 परिवार हैं। 1 बच्चे वाले 20 परिवार हैं, 2 बच्चे वाले 30 परिवार हैं, 3 बच्चे वाले 20 परिवार हैं, 4 बच्चे वाले 5 परिवार हैं, 5 बच्चे वाले केवल 2 परिवार हैं। कुल 87 परिवारों के बारे में हमारे पास सूचना है, उनको हमने व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा एक्स मूल्य नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन होंगे, जो नंबर ऑफ़ रिपीटेशन है नंबर ऑफ़ फैमिलीज होंगी। तो नंबर ऑफ़ रिपीटेशन ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी एफ, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ये एक्स कहलाएंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स, ये जो संख्या निश्चित है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अंतर निश्चित है 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4 और 4 के बाद में 5। और जो तीसरा मैंने उदाहरण यहाँ पर लिया है वो लिया हुआ है वेजेज 100, 200, 300, 400, 500। नंबर ऑफ़ रिपीटेशन यानी 100 रुपये मजदूरी पाने वाले 10 मजदूर हैं हमारे पास में। 200 मजदूरी पाने वाले 20 मजदूर हैं, 300 वाले 30 मजदूर हैं, 400 वाले 10 मजदूर हैं, 500 वाले 5 मजदूर हैं। कुल 75 मजदूरों के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिनको हमने खंडित श्रेणी के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। तो इनकी पहचान के 2 तरीके हैं, यहाँ पर एक्स और एफ होगा। एक्स वो गुण होगा जिसके आधार पर नंबर ऑफ़ रिपीटेशन हमको दिए हुए हैं, जैसे मार्क्स नंबर ऑफ़ रिपीटेड स्टूडेंट्स के रूप में होंगे, और हमको उनको व्यवस्थित कर दिया। जैसे हमने व्यक्तिगत श्रेणी में पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर हम श्रेणी का क्रम देखते हैं। यहाँ पर भी कि श्रेणी का क्रम आरोही क्रम है या अवरोही क्रम। जिस क्रम में भी हमको व्यवस्थित करना है या जिस क्रम में हमको दिया हुआ है उसके विपरीत यदि व्यवस्थित करना तो कर सकते हैं। तरीका लगभग वही होगा जो हमारे पास में व्यक्तिगत श्रेणी में हमने पढ़ा था। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलते हैं तो वह श्रेणी आरोही क्रम में होगी। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर चलते हैं तो श्रेणी हमारी अवरोही क्रम होगी। ये क्रम का निर्धारण हमेशा एक्स चर मूल्य के आधार पर होता है, आवृत्तियों के आधार पर नहीं। आवृत्तियों के आधार पर श्रेणी का क्रम कभी भी निश्चित मत कीजिएगा। यह क्रम जो निर्धारित करेंगे वो श्रेणी के एक्स मूल्य है। जैसे हमने पहले उदाहरण दिया हुआ था जिसमें मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। मार्क्स दिए हुए थे 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये श्रेणी का क्रम हमारा आरोही क्रम है, यानी पहला 0 दिया हुआ है, उसके बाद में 2 दिया हुआ है, 4, 6, 8, 10। तो ये आरोही क्रम। और यदि इसको अवरोही क्रम में बदल दें हम तो हमको लिखेगा 10, 8, 6, 4, 2, 0। एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जिस एक्स मूल्य की है वह उसी के सामने लिखी जाएगी।
ये मत कह दीजिएगा कि हमने IX मूल्य तो बदल दिया, फ्रीक्वेंसी वही रहने दी। फ्रीक्वेंसी बदल दीजिएगा। 0 के सामने यदि फ्रीक्वेंसी 1 लिखी हुई तो 0 के सामने 1 ही लिखेंगे। 10 के सामने फ्रीक्वेंसी 1 लिखी हुई 10 के सामने 1 ही लिखेंगे। 4 के सामने यदि फ्रीक्वेंसी 10 लिखी हुई तो 4 के सामने 10 ही लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी उस पेयर के साथ में जुड़ी हुई है, तो पेयर जहाँ पर जिस क्रम में जहाँ लिखा हुआ है उसके सामने ही उससे संबंधित फ्रीक्वेंसी लिखिएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आपने ये पेयर सही नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो दूसरा एग्जांपल यदि मैं लेना चाहूँ जिसमें आपको वेजेस दी हुई है, तो यहाँ पर वेजेस आपको आरोही क्रम में दी हुई है। अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200 और 100। 500 की फ्रीक्वेंसी 5 लिखेंगे, 400 की फ्रीक्वेंसी 10 लिखेंगे, 300 की फ्रीक्वेंसी 30 लिखेंगे, 200 की फ्रीक्वेंसी 20 लिखेंगे और 100 की फ्रीक्वेंसी 10 लिखेंगे। इस प्रकार इस श्रेणी को हम अवरोही क्रम में बदल लेते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये पढ़ लें आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बाद में कि श्रेणी यदि व्यक्तिगत दी हुई है उसको खंडित श्रेणी में किस प्रकार बदलेंगे। खंडित श्रेणी में बदलने के लिए जो व्यक्तिगत श्रेणी के मूल्य दिए हुए हैं उन मूल्यों को हम पहले लिखते हैं। कोई मूल्य 2 बार नहीं लिखा जाएगा, वह 1 बार लिखा जाएगा। जितनी बार रिपीटेशन हुए हैं उसके उतनी बार उसके टेली बार लिख ली जाएगी और लास्ट में टेली बार का टोटल कर लेंगे हम। वह टोटल हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है 30 विद्यार्थियों की मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं, तो मैंने क्रम संख्या लिखी 1 से 30 तक 1 2 3 4 5 अप टू 30। और दूसरे कॉलम में इनके मार्क्स लिखे हुए मैंने 0 2 6 2 4 5 7 999 3 बार 9 लिखे हुए हैं। फिर मैंने 2 4 10 6 0 लिखा, फिर मैंने 1 4 6 10 6 लिखा, फिर मैंने 0 1 2 3 4 लिखा, फिर मैंने 5 6 7 8 9 लिखा। इसमें आप देखिएगा कि 0 से लेकर 10 तक संख्या लिखी हुई है हमारे पास में। तो सबसे पहले जिस भी क्रम में हमको श्रेणी जमानी है, यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा जाए तो आप आरोही क्रम का उपयोग कर लीजिएगा, या एक बार बिना किसी क्रम की संख्या लिख लीजिएगा, उसके बाद में आप उसको क्रम से व्यवस्थित कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से श्रेणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। तो मैंने सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर ध्यान रखें बीच में तो कोई संख्या नहीं है, जैसे 7 की कोई संख्या नहीं थी तो 7 नहीं लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर है इसलिए मैंने 0 से लेकर 10 तक संख्या लिख ली। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरा पहला कॉलम हो गया जो X मूल्य कहलाएगा। यानी हमारे पास में इसका कोई उपयोग नहीं होगा पहले कॉलम का। मार्क्स ये जो लिखे जाएंगे ये हमारे, जो मैंने यहाँ पर गलती से टेली बार के साथ लिख दिए हैं, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है इसकी जगह मार्क्स लिखेंगे, मार्क्स 0 से लेकर 10 तक। और जो टेली बार लिखी हुई है, या मैंने टेली बार लिखना भूल गया हूँ, आप ठीक कर लीजिएगा। तो टेली बार जैसे 0 पहली बार आया तो मैंने 0 के सामने 1 टेली बार बना दी। फिर 2 संख्या लिखी हुई है, 2 के सामने 1 टेली बार लिख दी मैंने। फिर 6 लिखा हुआ है, 6 के सामने 1 टेली बार लिख दी मैंने। फिर 2 लिखा हुआ है, पुनः 2 पहले लिखी जा चुकी थी, एक बार इसके आगे एक रेखा और कहती, यही रेखा हमारी टेली बार कहलाती है। फिर मैंने 5 के सामने 1 टेली बार, फिर 7 के सामने 1 टेली बार, फिर 9 के सामने 1 टेली बार, पुनः 9 के सामने 1 टेली बार, पुनः 9 के सामने 1 टेली बार, फिर 2 के सामने 1 टेली बार, फिर 4 के सामने 1 टेली बार, फिर 10 के सामने 1 टेली बार, फिर 6 के सामने 1 टेली बार, फिर 0 के सामने 1 टेली बार, पुनः 1 के सामने 1 टेली बार, 4 के सामने 1 टेली बार, 6 के सामने 1 टेली बार, 10 के सामने 1 टेली बार, 6 के सामने 1 टेली बार। फिर मैंने 0 के सामने, फिर 1 के सामने टेली बार, फिर 2 के सामने टेली बार, फिर 3 के सामने टेली बार, फिर 4 के सामने टेली बार। अब यदि संख्या 6 हमारे पास दोबारा दोहराई गई है, तो 4 पहले लिखी जा चुकी है, 5 संख्या के लिए हमने इसको काट दिया है, यानी 5 हमारे पास संख्या हो गई हैं। फिर 7 के सामने 1 टेली बार, फिर 8 के सामने 1 टेली बार, फिर 9 के सामने 1 टेली बार। अब इन टेली बार का टोटल कर लीजिएगा। ये टोटल आ गया 3 2 4 4 2 5 7 4 3, टोटल 30 विद्यार्थी की सूचना थी। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉलम है। एक कॉलम आपका मार्क्स का है, जो मैंने यहाँ गलती से सीरियल नंबर लिखा है, ये मार्क्स हैं।
और दूसरा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट का वो जो संख्या मैंने 3, 2, 4 लिखी हुई है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की आपके। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी से इस प्रकार मैंने खंडित श्रेणी आपके बनाई है। कोई भी व्यक्ति श्रेणी दी हो उससे आप खंडित श्रेणी बना सकते हैं, किसी भी क्रम में बना सकते हैं, जिस क्रम में क्वेश्चन के उस क्रम में, या अपनी इच्छा के अनुसार। कोई क्वेश्चन में क्रम निर्धारित नहीं है तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। आपको कोई भी कठिनाई हो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।